ये बोलिए तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है वो पी ब्लॉक जो रहता है उसके सारे एलिमेंट्स। हाँ, फॉर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसके सारे एलिमेंट तो बहुत सही है, लेकिन आप ये बताओ कहाँ पे है पी ब्लॉक का लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? इधर से राइट साइड, राइट साइड। कितने ग्रुप में? चार चार ग्रुप्स 6 ग्रुप। 6 ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 13 to 18। हाँ 18 13 14 पढ़ चुके थे, अब 16 to 18 हाँ, इसमें 16 to 18, ठीक। अब उसमें जो फर्स्ट ग्रुप आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रुप नंबर, कौन सा ग्रुप नंबर पढ़ना है हम लोगों को? ग्रुप नंबर 15, ठीक है। देखिए डेफिनेशन की जब बात करेंगे, अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें, किसी ने पूछा पी ब्लॉक किसे करते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए? पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में। तो आप किसी को लीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन को मैंने उठाया, यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे 1s2 हुआ, 2s2 हुआ और 2p कितना हो जाएगा? 2p3। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन को अगर कॉन्फ़िगर करें हम लोग तो 1 2 3, तो ये कौन सा सेल है? पी ऑर्बिटल है ना। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो दैट विल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर एक और एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर कोई बोले कि आपका अगर हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है, तो ब्रोमीन का बोलें कि अगर हमारे पास इसका 35 है एटॉमिक नंबर, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कैसे आप बताएंगे? कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग बता सकते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका NS2 और NP, हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, NP5 5 2 7 हेलोजन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो NP5। तो अब इसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल में गया, तो दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। अब हमारे पास ये बोला जाता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को ग्रुप 15 में पढ़ना है। ऑकरेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब इसको सबसे पहले आप ये भी याद कर लीजिए कि ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15 वो का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बताइए क्या होगा ग्रुप 15 में? 5 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक NS2 हो जाएगा, और NP3 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी का भी आप करेंगे तो आपका ये ग्रुप 15 में, मान लीजिए हमने फास्फोरस का किया, ठीक है, तो फास्फोरस का 15 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 2p6, ठीक है, 3s2 3p कितना हो जाएगा 3, जुड़िए 2 2 4 6 10 12 3 15, तो ये क्या हो जाएगा 3s2 3p3, मतलब ये NS2 NP3 में फिट बैठ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स होगा। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 में, तो इसको याद करने का एक निमोनिक्स है कि ऐसे बोला जाता है कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है, ऐसे इसको याद किया जाता है निमोनिक्स के थ्रू। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर अगर आपको कैसे याद करेंगे, तो एटॉमिक नंबर आज याद करने का इसका मैजिक नंबर होता है, ठीक। मैजिक नंबर में कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट का आप याद करिए, फर्स्ट एलिमेंट का मान लीजिए इसका 7 है, तो अगर इसमें 8 जोड़ दें, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 15, ठीक। अब ये हो गया ग्रुप। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो ठीक है, 2 है पहले सेल में, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 एलिमेंट है, फिर आपका अगेन 18 है, फिर आपका 32, और कितना हो जाएगा 32 के बाद आपका इनकम्प्लीट 24 है, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो आपने यहाँ से यहाँ जाने में अगर जाना है तो ये सेकंड पीरियड का है, तो आपने ऐड किया 8। अब हमारे पास इसमें से अगर ये वाला जाना है तो आपको कितना 18 करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर इसमें 18 जोड़ दें तो आपका आर्सेनिक का आएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा कि आपका 3, ठीक है, और 33 आएगा, 33 आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया आर्सेनिक। अब इसमें अगेन 18 जोड़ दें, ठीक है, ये मैजिक नंबर होते हैं, तो आपका इसका आ जाएगा, तो अगर 18 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 51 आएगा समथिंग, देखिए आया। अब इसमें अब कितना जोड़ना पड़ेगा 32, तो आपने अगर हाँ 83 आ गया, ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया।
कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले ही पता चल गया कि अगर मान लीजिए इसका 2s2 है और 2p3 है इसका, तो इसका आप क्या है नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, 3s2 और 3p3 होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 4s2 4p और क्या हो जाएगा 4, तो 4p3, ठीक है, 4s2 4p3। और ये क्या है 5s2 5p3 6s2 6p3। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ऑकरेंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। अगर आप कॉम्पिटिटिवली तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इतना अभी डिटेल में मत पढ़िए, ठीक है, ऑकरेंस। लेकिन अगर जानना चाहेंगे तो ये सब वही ऑक्साइड फास्फाइड इसी में सब पाए जाते हैं, जितने भी फास्फोरस हो गया या नाइट्रोजन हो गया। ऐसे देख लीजिए कि नाइट्रोजन जो कंप्राइजेज है 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो पूरे गैस हैं इन्वायरमेंट में उसका 78% नाइट्रोजन केवल है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इन द अर्थ क्रस्ट ऑकर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कॉल्ड चिली साल्ट पीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्फिटर। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रोटीन्स, अगर बोला कि प्रोटीन्स में कैसे पाया जाता है, तो आपको प्रोटीन्स का या अमीनो एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो गया, मान लीजिए एक अमीनो एसिड का एक फार्मूला, एक साइड में COOH ग्रुप हुआ, दूसरे साइड में आपका NH2 ग्रुप हुआ, एक साइड में R है और ऊपर में आपका H है। तो ये वाला क्या है, ये हमारे बॉडी में ये हो गया नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है। लेकिन अमीनो एसिड एक मॉलिक्यूल होता नहीं है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना करके लॉन्ग पॉलीमर बना देता है, तो दैट बिकम द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फास्फोरस का क्या बोला जाता है कि वो मिनरल्स में होता है, और उसमें क्या है अपेटाइट फैमिली का यहाँ दिया है CA9PO4 6 टाइम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरापोटाइट ऐसे करके। तो इतना आप इसको डीप में मत जाइए, इतना ही रहने देखिए। अब देखिए जैसे आप एटॉमिक नंबर करके आप देख लिए 7 15 33 50 183 आपने ही बताया था, तो ये छोड़िए। अभी आगे जब आप जाएंगे तो इसमें थोड़ा था आपको समझ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख है। एटॉमिक रेडियाई जब हम बात करते हैं तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज करते हैं, तो ये नंबर ऑफ सेल होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। तो इसमें कुछ खास ऐसे नहीं है। तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है, इंक्रीजेज इन डाउन द ग्रुप। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। However, from arsenic to bismuth, only small increase in the covalent radii observed. This is due to the presence of completely filled d or f orbital in heavier number. अब यहाँ पे समझ लीजिए इसका क्या मतलब है कि बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तो ये मोर इंक्रीज होता है कंसिडरेबल, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आर्सेनिक टू बिस्मुथ कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आर्सेनिक जाते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये है, इसमें क्या होता है बहुत कम होता है। ये जो 3 एलिमेंट है कम होता है। अब होता क्यों है इसके, यहाँ पे तो एक ही रीज़न दिया गया है कि इसके बाद जो चालू होता है ना, इससे पहले हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। आर्सेनिक, क्योंकि आप आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर देखिए तो 15, यहाँ पे आपने बताया था 33 समथिंग बताया था। तो अब एटॉमिक नंबर 21 से तो D ब्लॉक हो जाता है। अब जब ये D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे फुल्ली फिल्ड, तो ये क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल जो भी होता है वो कैसा शेप होता है, डिफ्यूज्ड होता है। अब अगर डिफ्यूज्ड शेप हुआ तो ये शील्डिंग इफेक्ट तो काम नहीं करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, डिक्रीज तो यही बोला जा रहा है कि हाउ एवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मुथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई इज ऑब्जर्व। तो आर्सेनिक से बिस्मुथ में ये कॉन्ट्रैक्शन की D ब्लॉक और F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रेडियाई होती है थोड़ा कम होती है, उतना नहीं बढ़ती है। बस समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये अपना क्या होता है बढ़ता जाता है, घटता जाएगा। साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा, तो इजीली आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम तेजी से चल रहे हैं थोड़ा सा। देखिए इसको पढ़ लीजिए क्या बोला जा रहा है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज। द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रुप 16,
ठीक है। Group एलिमेंट 14 ग्रुप पता नहीं क्या पढ़ना है। ग्रुप 14 एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दिया ही है, इसको सक्सेसिव की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगा सेकंड और फर्स्ट से, ठीक है। तो उसमें तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला क्या है, एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि आप अगर ग्रुप 14 की बात करें, ठीक है, ग्रुप 14, और अगर ग्रुप 15 को कंपेयर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन NS2 आपका है और NP2 हाँ ग्रुप 14। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें पी इलेक्ट्रॉन को, तो 3 होते तो हाफ हो जाता, और 6 होते तो फुल हो जाता, और 3 और 6 फुल है तो स्टेबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना। यहाँ से हाँ, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से तो इजीली निकल जाएगा। अब इसमें अगर ग्रुप 15 की बात करें तो आपने बताया था NS2 और NP आपका 3 है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो ग्रुप 14 के कंपेरिजन में ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोल रहा है, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल हाफ फील्ड है। तो यही बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। 16 और 17 का भी थोड़ा इजी होगा, 18 का तो होगा ही नहीं, वो ऐसे तो सिंपल में आप जाएंगे कि लेफ़्ट टू राइट तो बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइज़ घटती जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें आपका जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका ज़्यादा होगा बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? नाइट्रोजन का होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो रहेगा उसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड रहेगा। वेरी गुड सुपर। अगर मान लीजिए अगर हम लोग बात करें बेरिलियम और बोरान में, बताइए किसका ज़्यादा होगा? बेरिलियम का क्या होता है वो? 4 5। हाँ तो 1s2 2s2 ये इसका टफ होगा और इसका इजी होगा। हाँ, इसका टफ, क्योंकि आपने बताया 2s2 हुआ तो ये तो फुल फील्ड हुआ स्टेबल। अब इसका आपने बताया 1s2 और 2s2 बताया, तो बैलेंस सेल में फुल है। अब इसका बताएंगे तो 1s2 और 2s2 2p1 होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 हुआ, और इसमें आप देखें तो यहाँ पे 1 है, तो ये है तो अनस्टेबल है, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हो गया। आगे देख रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा घटेगा, किसी का भी, देयर इज विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। आगे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब जब ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब साइज बढ़ा तो इजीली लूज करेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पॉली एटॉमिक है क्योंकि वैलेंसी 3 है या 3 से ज़्यादा है। डाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस वाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड मेटेलिक कैरेक्टर। आगे देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक। रीजन अगर रीजन नहीं दिया है आपको, रीजन खुद से फ्रेम करना है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, ये तो नहीं है, नॉन मेटल आएगा। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आपका मेटेलाइट्स हो गया। एंड बिस्मथ इज प्योरली मेटल, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप क्या बोलें, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इंक्रीज इन साइज का। इंक्रीज इन साइज भी बता सकते हैं। इंक्रीज इन साइज जनरली जैसे इंक्रीज इन एटॉमिक, जैसे इंक्रीज इन साइज कहीं कहीं नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ग्रुप को पकड़ें जहाँ पे सारे गैस हैं, जैसे आप ग्रुप 18 को ले लें, तो इंक्रीज इन साइज कहेंगे तो थोड़ी मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ी बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे कि इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट हो सकता है मार्क्स कट जाए। या तो यहाँ पे बोला ही है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इट इंक्रीजेज, तो बोल दीजिए। हाँ, तो आगे क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the group but melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth except nitrogen all elements show allotropy, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का क्या रीज़न है? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये बोल सकती हैं। अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है। साइज जैसे बढ़ता है ना, गैसियस का मॉलिक्यूल भी लेते हैं तो साइज बढ़ता है ना, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अटैक, अगर मान लीजिए कोई गैस है तो गैस में जब ऊपर से नीचे जाएंगे या साइज ऐसे भी आप मेजर कर लेंगे, तो अगर साइज ज़्यादा है
तो साइज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? साइज प्रोपोर्शनल टू ये वांडर वाल्स होता है, वांडर वाल फोर्स, नो वांडर वाल्स अट्रैक्शन, ठीक है, वांडर वाल अट्रैक्शन। अब इसकी वजह से भी ऊपर से नीचे अगर जाते हैं, किसी गैस का लेते हैं, तो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक, आपने जो रीज़न दिया है, अगर मान लीजिए कोई मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आप बता दीजिए कि बिकॉज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मीन्स मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, हर जगह ये काम देगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले ये बोला जाता है कि जो, चलिए आगे पढ़ लीजिए पहले, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5। ठीक, -3 जब लेगा इलेक्ट्रॉन और +3 +5 जब देगा। ठीक, अब द टेंडेंसी ऑफ एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने बताया घट रहा है, तो लेने की क्षमता घट जाएगी क्योंकि मेटल है, तो आपका -3 की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक, आगे देखिए, टू इंक्रीज द नो यहाँ पे डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। समझ में आ गया? मेटल जितने भी होते हैं पॉजिटिव देते हैं, तो निगेटिव वाला अनस्टेबल हो गया। आगे देखिए, ये लेगा तो जो न्यूक्लियस रहेगा वो तो लेगा ही नहीं। हाँ, आगे क्या बोल रहा है? इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, क्योंकि वो प्योर मेटल है और कोई भी मेटल आपका निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है। आगे क्या बोला है? द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, ठीक है, हम आल्सो अपने से ही भी यूज कर रहे हैं, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, हाँ, डाउन द ग्रुप। तो आपका -3 भी डिक्रीज हो रहा है, उसका रीजन आपने दिया क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब +5 क्यों हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे नीचे दिया है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आगे पढ़िए इसको। द ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मिथ कंपाउंड, नो, जिसमें 5 कंपाउंड है आपका, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज BiF5, ओनली एक। हाँ, आगे बोला है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट 11th में भी था, डाउन द ग्रुप। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। अब पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट समझिए यहाँ पे ना, INERT, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, पेयर इफेक्ट। तो जब आप दीवार का सहारा ले सकती हैं। नहीं, ठीक है। हाँ, तो अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है, देखिए, इनर्ट का मतलब कोई बोलेगा, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। ठीक है, इसको बोला जाता है नॉन रिएक्टिव। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये नॉन रिएक्टिव हो गया। पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आगे जब ये बोला जा रहा है कि डाउन द ग्रुप जब जा रही हैं, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 और NP3। तो जब तीनों निकलेगा तो +5 देगा। ठीक, और ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आपने शुरू में क्या देखा था कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तो बढ़ा, लेकिन इसके बाद घटा। तो उसमें आपने रीजन दिया था कि वहाँ पे D ब्लॉक और A ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसकी वजह से स्क्रीनिंग क्या होता है? कम होता है, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक, तो अट्रैक्शन बढ़ा मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। अट्रैक्शन बढ़ा तो मतलब बॉन्ड में बंधे हुए हैं। हाँ, बंध गए न्यूक्लियस से। तो यही बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये अब इतना अट्रैक्शन हो गया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब ये फ्री रहेंगे? फ्री नहीं रहेंगे, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने बोला नीचे जब जा रहे हैं, नीचे हम सबकी नहीं बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि D ऑर्बिटल आ रहा है, DNF ऑर्बिटल, DNF ऑर्बिटल, ये सब आ रहे हैं ना। तो DNF ऑर्बिटल आने की वजह से आपका क्या हुआ कि लो स्क्रीनिंग हो गया, तो अट्रैक्शन बढ़ा। हाँ, तो अट्रैक्शन अगर बढ़ा तो मतलब क्या है? अट्रैक्शन इंक्रीजेज का मतलब किसका अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का हुआ तो ज़्यादा तो ये NS को पहले खींचेगा कंपेयर टू NP।
तो इतना तेजी से ये खिंचता है इन दोनों एंटीमनी बिस्मिथ और इसके केस में कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको लूज करना मुश्किल। तो इसको लूज करना मुश्किल हो गया, तो लूज करना मुश्किल हुआ तो +5 नहीं दिया, तो देगा कौन? +3 देगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 बढ़ेगा स्टेबिलिटी, +5 घटेगा हाँ। क्योंकि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है। ठीक, समझ गया। -3 भी घटेगा क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, और +5 भी। हाँ +5 भी घटेगा दोनों के लिए, लेकिन रीजन अलग अलग हैं। -3 के लिए रीजन मेटेलिक करेक्टर हो, अब +5 के लिए इनर्ट फेयर, और ये +3 के लिए कोई रीजन नहीं है, नॉर्मल रीजन है। आगे अच्छा देखिए, इसी में अब इतना यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, या बोल देगा कि ट्रेंड्स बताइए ऊपर से नीचे जाने पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो +5 भी डिक्रीज होगा और आपका -3 भी। आगे नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ये एक्सेप्शनल लाइन है, जनरली पूछा नहीं जाता है। फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो भी, हाँ ऑक्सो एसिड बोलिए या ऑक्साइड बोलिए, मान लीजिए ये है आपका NO है, तो यहाँ पे +2 होगा, NO2 है तो आपका +4 होगा, नहीं है समझ में, N2O3 +3, हाँ, N2O5 +5। तो यही बोला जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं आप, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 1 to 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन अभी 4 को यहाँ पे 5वां नहीं दिखा रहा है, इट रिएक्ट, आगे बोल रहा है फास्फोरस भी ऐसे ही देगा कंपाउंड, हाँ हाँ 1 +4, इतना डीपली नहीं देना है इसमें। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 to 4 टेंड टू डिसप्रपोर्शनेट इन एसिड सोल्यूशन। मतलब क्या होता है, सेम नाइट्रोजन क्या करेगा कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब समझती हैं? हाँ बोलिए। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब वो बैलेंस इतने इजीली नहीं होगा। बैलेंस इसलिए नहीं होगा, ठीक बता रही हैं, बैलेंस इसलिए तो नहीं होगा, सही आंसर है आपका। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ये होता है, डिसप्रपोर्शनेशन मैं बताता हूँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये बोला जाता है सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने नाइट्रोजन लिया, तो वही एलिमेंट क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज भी करना चाहिए और रिडक्शन भी करना जी चाहिए। जी, तो वो आपका ये हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। तो इसी में एक एग्जांपल करके बोल रहा है कि जितने भी 1 to 4 वाले होंगे सब डिसप्रपोर्शनेशन का काम करेंगे। मान लीजिए HNO2 है, तो HNO2 की अगर बात करें तो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बताओ कि समझ में आएगा, 2 2 4 -1, तो आपका 3 हो गया। तो ये क्या किया, HNO3 गया, तो यहाँ पे 3 2 6 -1, तो +5 आया, और यहाँ पे +2 आया। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 3 से 5 क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आपका जितने भी होंगे सब आपका डिसप्रपोर्शनेशन देंगे 1 to 4, 5 वाला नहीं देगा, 1 to 4। हाँ, कैसे देगा, अगर 1 है तो 1 से बढ़ करके 5 जा सकता, 2 जाएगा, 3 जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अब 1 से घटेगा तो -3 जाएगा, तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये, लेकिन अगर 5 को बोलें कि 5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 से आगे तो जाए बढ़ेगा नहीं, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो 1 to 4 ये दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला है, ये उसी का डिसप्रपोर्शनेशन का बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 1 s इलेक्ट्रॉन एंड 3 p इलेक्ट्रॉन। ठीक, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, 5 लिख देते हैं। ठीक, लेकिन इस क्यों लिखते हैं, लिख देते हैं N2O5 देख करके, है ना, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बनाता है, तो हाँ एक, हाँ, तो आपका ओनली, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, सिंपल है। ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, क्या बोल रहा है, ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। द हैवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल,
in the outermost cell which can be used for the bonding covalency and hence expand their valency as pf6, मतलब अप टू 7 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, जितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन को यही बोला जाता है कि नाइट्रोजन अगर देते हैं तो 7 है तो आपका क्या है 1s2 हुआ, 2s2 हुआ, 2p कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो ये यही बोला जा रहा है कि इसके पास क्या आ जाएगा 3s आता है, इसके बाद 3p आएगा, इसके बाद 3d। एक्सपेंड ये नहीं किया जाता, एक्सपेंड डी ऑर्बिटल होता है, मतलब वो रहता ही नहीं है। अब इसके पास तो नहीं है ना, इसके पास नहीं है, ये सब अगर रहेंगे तो भी ये इसमें एक्सपेंशन नहीं होता है, इन दोनों में एक्सपेंशन होता है डी ऑर्बिटल का। तो यही बोला जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन के पास क्या है नो डी ऑर्बिटल, यहाँ पे आप लिखेंगे अगर नो डी ऑर्बिटल है, ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैक्सिमम, अगर लिखेंगे मैक्सिमम अगर आपसे बोला जाए कोवैलेंसी तो कितना हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम कोवैलेंसी एक एस ऑर्बिटल हुआ और 3p ऑर्बिटल हुआ। इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है आपका 4 होती है, क्योंकि आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ऑर्बिटल में शेयरिंग होता है ना, तो ये तो ऑलरेडी शेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये थोड़ी लेगा, ये दोनों को दे सकता है, लेगा नहीं, ठीक है, जब हाफ फिल्ड रहेगा तभी तो लेगा, फुल फिल्ड है तो कहाँ से, हाँ, तो ये केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया, ठीक है। आगे की देखिए, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसमें कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 नॉट 5, ठीक, ये हो गया, एक्सेप्शन है। अब देखिए यहाँ, हाँ ये एक्सेप्शन है नाइट्रोजन के लिए है, ये एक्सेप्शन। आगे क्या बोला जा रहा है, एनानम्बलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा, हर साल पूछा जाता है ये वाला पॉइंट से, है ना, मतलब ट्रिकी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है यहाँ से। अब यहाँ से ये पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि क्या बोला जाता है कि N2 इज नॉट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, नॉट रिएक्टिव क्या बोला जाता है एट रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन 1 एट रूम टेम्परेचर, ठीक। आगे क्या बोला जाता है, देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं N सिंगल बॉन्ड N इज क्या बोला जाता है वीकर है, ठीक है, वीकर देन किसके साथ है P सिंगल बॉन्ड P, ये तो 2 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अच्छा आगे आगे आप समझ, आगे की लाइन आगे समझ में आता है, और पी वाई बॉन्ड मैं समझा देता हूँ इसको पढ़ के, देखिए दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि N सिंगल बॉन्ड N क्यों वीकर होगा कंपेयर टू P सिंगल बॉन्ड P। आगे क्या बोला है N2 क्यों रिएक्टिव नहीं है रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये गैस है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस है लेकिन फिर भी रिएक्टिव नहीं है। भाई नाइट्रोजन अगर हमारे आसपास में है तो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड में थोड़ी है, इन्वायरमेंट में 78% है तो गैसियस फॉर्म, फिर भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, रीजन यहाँ पे बोला जा रहा है। आप देखिएगा इसको अच्छे से समझिएगा, ये वाला लाइन क्या बोला है कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। पहला तो इसके पास स्मॉल साइज है, फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो सबसे पहला मेंबर सबसे छोटा साइज। आगे बोल रहा है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, तो पहला मेंबर से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि सबसे छोटा भी है हाफ फील्ड भी है, तो हाफ फील्ड तो खैर सबके पास है लेकिन सबसे छोटा है, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। आगे क्या बोलता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल भी नहीं है इसके पास। तो इन 4-5 फैक्टर की वजह से नाइट्रोजन की हर एक प्रॉपर्टी जो होगी अदर मेंबर से एनोमलस करेगी, एनोमलस मतलब डिफर करेगी, ठीक है। आगे क्या बोल रही है कि नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। एनोमलस वही मतलब यूनिक प्रॉपर्टी ना, एनोमलस का मतलब अलग ऐसे बोलेंगे कि एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, एनोमलस का मतलब एबनॉर्मल, कि आगे अदर 5 एलिमेंट का नॉर्मल है, सेम ट्रेंड चलेगा, लेकिन नाइट्रोजन क्या करेगा वो डिसिमिलर रहेगा, तो ये हो जाएगा एनोमलस। अच्छा से ले लो, अब तकिया ले लो, ऐसे पीठ के नीचे तकिया कर लो ना, ठंडा लगेगा। तो ये हो गया। तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अब ये एनोमलस प्रॉपर्टीज क्यों है। पहला चीज स्मॉल साइज, अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी,
की वजह से आगे क्या बोला जा रहा है कि इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, एबिलिटी है, क्या है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इट सेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट हैविंग द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। इनके साथ भी ये क्या बोलता है कि पी पाई बॉन्ड बनाता है। अब पी पाई बॉन्ड मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने दिया था NH2 और NP3 बोला था आपने, और यहाँ पे भी आपने बोला था NH2 और NP3। अब यहाँ पे हमारे पास p इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि अनपेयर्ड है इस तरीके से, और यहाँ पे आपके भी आपका कैसा है, A है, ये है और का ये है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। तो देखिए क्या होगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें इसके केस में, तो आपके जो एक ऑर्बिटल है जेड वाला, ठीक, जेड, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं कि सर पी एक्स ऑर्बिटल ये क्या बना देता है आपका सिग्मा बॉन्ड बना देता है। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं होता है इसके केस में आपको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो जेड वाला जो होता है, जेड ऑर्बिटल, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, जेड ऑर्बिटल बनाता है, ये आपका बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, जेड ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। आगे क्या है, पी एक्स है एंड पी वाई है, पी एक्स एंड पी वाई, ये क्या बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए क्या बनाएगा, एक को आपने बना दिया, नाइट्रोजन लिया, एक को बनाया आपने यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, एक नाइट्रोजन को हमने लिया और इसको हमने नाइट्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर दिया, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना। अब हमारे पास क्या हुआ कि आगे हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि पी एक्स भी है ना, पी वाई भी है और पी जेड, पी एक को मैंने यूज किया। आगे हमारे पास जो पी एक्स है इस तरीके से ये, और ये पी एक्स और एक ये पी वाई, ये पी वाई, इस तरीके से मिल करके ये क्या बना देंगे, ये इधर से अगर जब मिलेंगे तो आपका पी पाई आपका पाई बॉन्ड बना देंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। हाँ जी। तो आपका ये क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होगा, तोड़ नहीं पाएंगे, तो जब आप तोड़ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से रिएक्शन करेगा। तो अगर पूछा जाए कि क्यों रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिव नहीं है, तो बिकॉज ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब इसकी जो एनर्जी होती है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कितना है, देखिए, heavier element of this group do not form p pi bond as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have the effective overlapping। अब देखिए ये क्लोज है तो ये साइड साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, छोटा है तो जो है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं, तो वीक होते हैं, तो तीनों मिला दोगे तब थोड़ी वीक होते हैं। तीनों मिला करके तो कितना भी वो तुम इसमें तो ये कंपेयर नहीं किया जा रहा है पाई सिग्मा में, ये तो कंपेयर किया जा रहा है। डिस्टर्ब हो रही हो क्या? नहीं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जब तीनों को जोड़ दिया ना तब तो स्ट्रांग हो गया ना, तब स्ट्रांग। हाँ, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में, तब आप इसको बोला जा सकते हैं। अब तो भी नहीं, डबल बॉन्ड में नहीं बोलेंगे, ऐसे पाई बॉन्ड के कंपेयर में बोला जाता है, केवल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ही बोला जाएगा। तो डबल सिंगल बॉन्ड से थोड़ी है, पाई बॉन्ड से है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि बड़े साइज में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, बड़ा बड़ा साइज रहेगा, इतना इधर में होगा, तो इतना ओवरलैप नहीं करते, तो इतना दूर से साइड साइड ऑर्बिटल ये कैसे ओवरलैप हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल कैसे हैं, इस तरीके से ओवरलैप होते हैं, इस तरीके से। तो ये नाइट्रोजन का छोटा छोटा साइड है। अब इसी को आर्सेनिक को लीजिए, अब आर्सेनिक का ऑर्बिटल एक आएगा बड़े साइज की वजह से, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, और साइज इतना बड़ा है, कहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, होगा ही नहीं। उसके बीच में एटम्स आ जाएंगे तो होगा ही नहीं ऑर्बिटल के बीच में, तो ये नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कहाँ तक हम लोग आए थे, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बोल रहा है हाउ एवर करके था, थस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड 1s and 2p between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy is 941.4 किलोजूल पर मोल, मतलब 900 किलो एनर्जी देंगे तो ये टूटेगा। और रूम टेम्परेचर पे हमारा टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्टिव है। ऑन द कंट्रेरी टू फास्फेरस,
arsenic and antimony form the single bond pp as as and sb sp while bismuth form the metallic bond in the elemental state. ये आपने शुरू में बताया था जब मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे. However, the single nitrogen bond is weaker. देखिए सिंगल pp bond देन द सिंगल pp बॉन्ड. अब देखिए ये यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों. अब देखिए आपने बताया कि नाइट्रोजन का क्या रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी है. ठीक, अब हाई बॉन्ड इंथैल्पी इसलिए है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है तब की बात कर रहा है. अब यहीं पे अगर फॉर सिंगल बॉन्ड डिफरेंट रीजन है. अगर फॉर सिंगल बॉन्ड अगर बात करें, ये 1 मार्क्स के लिए हजारों बार पूछा जाता है. सिंगल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया. ठीक, अभी डबल बॉन्ड भी होगा बट वी आर कंपेयरिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, नॉट द डबल बॉन्ड. तो अब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर. ठीक, अब फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है लेकिन ये साइज बहुत बड़ा है फास्फोरस के केस में. तो जब छोटा साइज है तो रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन. तो जब ये रिपल्सन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा. हाँ, वो भी रिपेल करेगा. तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा. हाँ, और इधर मतलब इधर तो नॉर्मल रहेगा. हाँ, नो रिपल्सन होगा, नो रिपल्सन यहाँ पे है. लोन पेयर में नो रिपल्सन है. तो ये अगर इसके साइज ज़्यादा होने की वजह से रिपल्सन नहीं है, तो जब ये रिपल्सन नहीं है तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग. नॉर्मल ही रहेगा ना, रिपेल करेगा. हाँ, मतलब तो ये वाला बॉन्ड इसके कंपेरिजन में स्ट्रांग होगा. तो यहीं पे क्या बोल रहे हैं कि पी बाई पी वन बॉन्ड ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये वाला रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ. ठीक, एज अ रिजल्ट द टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन. ठीक है, आगे क्या बोला है, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. आपने पहले बताया इन द वैलेंस शेल बिसाइड द रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंटी टू 4 नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड. क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो डी पाई पी पाई बनाएगा नहीं. एज अ हैवियर एलिमेंट कैन R3POA पॉसिबल है. देखिए ये अब ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था. आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है, कोई भी CH3 हो सकता है, C2H5 कुछ भी ग्रुप हो सकता है. तो यही बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास देखिए P है तो ये डबल बॉन्ड वो बनाया, यहाँ पे R हुआ, यहाँ पे R हुआ, यहाँ पे R हो गया, तो 5 बॉन्ड हुआ ना. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये N नहीं बनाएगा. यहीं पे अगर हमारे पास N होता, ये है, यहाँ पे R लगा दीजिए, यहाँ पे R लगा दीजिए, ये नहीं होता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि R3NO नॉट पॉसिबल है ना, R3NO नॉट पॉसिबल, लेकिन R3PO पॉसिबल. यहाँ पे रीजन दिया गया है क्यों, क्योंकि ये डी पाई पी पाई बनाएगा. या तो डी पाई पी पाई नहीं बनाएंगे तो आपका फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो ये 5 थोड़ी बढ़ाएगा. मैक्सिमम कोवैलेंसी आपने कितना बताया था, 4. आगे देखिए, phosphorus and arsenic can form d pi p pi bond, d pi bond also with transition metal when their compound like PC2H53 and AsC6H53 act as a ligand. चलिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे क्या बोला जा रहा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये तो जितने भी हैं ये कैसे हाइड्राइड बनाएंगे ये ऊपर ही समझा देते हैं. तो जो भी आपका इसको बोला जाता है EH3 टाइप हाइड्राइड बनाएंगे, टाइप्स हाइड्राइड. ठीक है, क्यों हाइड्राइड्स EH3 टाइप्स हाइड्राइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल जो है आपका, स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए वो हालांकि +3 है लेकिन आपका यहाँ पे मान लीजिए 3 के हाइड्राइड में तो 3 ही बनाएगा, -3. तो आपका मान लीजिए NH3 हुआ, तो NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट -3. ठीक, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन का प्लस उस साइड जाएगा तो -3. इसी तरीके से PH3 ये भी माइनस, ASH3, SBH3 और BiH3. ठीक है, तो ये अब ये जो हैं ये सारे EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे. बस समझ में आ गई. आगे देखिए,
थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसी को पढ़ेंगे, इसके बाद बोल नहीं पा रहा हूँ मैं ना, फिर बाद में पढ़ा दूंगा आपको। हाँ हाँ ठीक है ठीक। All the element of group 15 form hydrides of type EH3, हाँ how where E is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Some of the properties of these hydrides are shown in table. अब इसको आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है इसके प्रॉपर्टीज। पहले पढ़ लीजिए एक एक लाइन को। द hydrides show regular gradation in the their properties. The stability of hydride decreases from रेगुलर ग्रेडेशन मतलब चेंज होता है, ग्रेड होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब स्टेबल नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है उसके। ग्रेडेशन का मतलब उसके प्रॉपर्टीज का, ग्रेडेशन का मतलब ग्रेडेशन का मतलब नहीं समझ रही हैं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अपनी प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉपर्टी ग्रेड बढ़ना भी बोल सकती हैं कोई प्रॉपर्टीज। मैं अभी उसको समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला जाए, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस NH3 से BH3। अब क्यों डिक्रीज होता है, विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ा, लार्जर बॉन्ड लेंथ इजीली टूट जाएगा, तो यह अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3 विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक। कंसिक्वेंटली द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस। अब रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड जितना इजी हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन। हाँ रिडक्शन। तो अब वो आपने बोला कि ऊपर से नीचे बॉन्ड इंथैल्पी घट गया, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो हाइड्रोजन को ईजिली देगा, हाइड्रोजन को ईजिली देगा तो ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होगा। नहीं समझ रही है? नहीं समझ रही हूँ, वो मतलब हाइड्रोजन तो ले लेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट लेगा ना। हाँ। तो ये है, आगे बोल रहा है कि अमोनिया इज ओनली अ मिल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रोजन नहीं देता है, लेकिन ऊपर से नीचे और हाँ। आगे क्या बोला है, वाइल BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल द हाइड्राइड्स। तो BiH3 क्या है, सबसे ज़्यादा साइज में है और मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड है, और मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है लूज करने की। तो जी, तो बेसिसिटी ऑफ दिस हाइड्राइड क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो एंटीमनी और बिस्मथ की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इसमें लिखा है। हाँ ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, नीचे देख लीजिएगा। अब क्यों बेसिसिटी घटता है बताइए, तो कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज घट रहा है, बेसिसिटी बताइए। बेसिक प्रॉपर्टी, वो ये रीजन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। BiH3 देखिए, हम थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको, क्या बोला जा रहा है कि अगर बेसिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, NH3 है, ASH3 है, PH3 भी है बीच में, PH3, SBH3 और BiH3। अब देखिए, ये बेसिक करेक्टर इसका इसलिए होता है क्योंकि ये लोन पेयर देता है, लुईस एसिड बेस है, तो जितना लुईस एसिड वही होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो है बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी इसका बेसिसिटी इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी, हाँ AVALIBI, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसका साइज छोटा है तो ये छोटे एरिया में रहेगा, हाँ। तो इजीली अवेलेबल रहेगा देने के लिए। अब इसका साइज इतना बड़ा है, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो नहीं देगा, इजीली नहीं अवेलेबल है। तो इसमें इजीली दे रहा है, इसमें बहुत डिफिकल्ट के साथ दे रहा है। तो जब ये इजीली दे रहा है, तो अगर इजीली दे रहा है तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये नहीं दे रहा है तो कम बेसिक होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो रही है। वेरी गुड, दिमाग तो है ही आपके पास, प्रॉब्लम नहीं है समझने का। यहाँ पे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जा रही हैं तो क्या है, 195, 139, 156, 185, तो घट ही रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है मेटेलिक करेक्टर की वजह से। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे सब बढ़ रहा है,
नहीं, 238 घट रहा है क्या? घट रहा है और इधर बढ़ा ये है। हाँ मेटेलिक करेक्टर ये मेटल बहुत ज़्यादा कम हुआ, फिर ये तो इससे कम ही हुआ, मतलब ये एक्सेप्शन है, इसका कोई रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका ना, एक्सेप्शन है, याद ही करना पड़ेगा। आप इसको कोई भी और भी बुक पढ़ेंगे ना तो उतना रीज़न इसका नहीं दिया है कि क्यों घट जाता है, ठीक है। और अच्छा कोई रीज़न नहीं दिया गया है क्यों घटता है, बहुत ही एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, घटना नहीं चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं इसका तो बढ़ रहा है, हम्म तो बढ़ रहा है तो वीक हो रहा है, हम्म तो वीक हो रहा है तो डिसोसिएशन एंथैल्पी। HEH एंगल हाँ क्या होता है? HEH एंगल क्या होता है कि नाइट्रोजन हुआ ना, तो मान लीजिए NH3 हुआ, NH3 तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H हुआ, ए पे H हुआ, ये H हुआ। अच्छा, ये इनका डिफरेंस, हाँ इनका ये इनके हाँ, बीच का एंगल। तो ये बोला जा रहा है कि अगर साइज देखिए 107, तो अगर साइज छोटा है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, हम्म तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और अगर कम साइज हुआ तो कम अब बड़ा रिपल्स। साइज होगा तो कम रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। समझ गई। हाँ बच्चे लेकिन इसको मिस कर जाते हैं कि सर छोटा साइज है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो छोटा हो जाएगा, ज़्यादा रिपल्सन अगर होगा तो बढ़ जाएगा ना, एंगल तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा। उसका। तो ये 107, 93, 91, 91 एक घट गया। आगे क्या बोल रहा है, इंथैल्पी, ये भी देखिए क्या हो रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी पहले निगेटिव में इसका निकल रही बढ़ है, रहा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एफ, है ना, उसको छोड़ दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आप देखेंगे घटेगा, ये ये घट रहा है। घट रहा है बस। आगे ये कल हम लोग देख लेंगे ना, टाइम मिलेगा तो। हाँ हाँ, ठीक है। अब ना ये ट्रेंड्स आपको